हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो कल से हमारी सीजी हिस्ट्री के लिए क्लास चालू हुई थी, आज ये उसका आखिरी डेमो वीडियो है, क्योंकि वो क्लास जो है वो पेड क्लास है। तो ये क्लास जो है उस सीजी हिस्ट्री पेड क्लास की आखिरी डेमो क्लास है। इसके बाद अगर आपको इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करना होगा तो उसके लिए जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके डिटेल जो है आपको नीचे दिया गया है। आप कमेंट में भी जाकर उसकी डिटेल देख सकते हैं, जिसकी फीस 500 रुपए। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया, आप उसमें भी व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल करके भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। देखिए, आज की क्लास में जो है हम बिंबाजी भोसले के हमने कल यहां तक कवर किया था कि किस तरीके से मराठा साम्राज्य छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि बिंबाजी भोसले ने जब प्रथम स्वतंत्र मराठा शासक बिंबाजी भोसले बनकर आए तो उनकी सत्ता किस तरीके से आगे बढ़ी, उनके काल में उनका जमींदारों से कैसा संबंध था, बिंबाजी के काल में स्थापत्य के क्षेत्र में बिंबाजी ने क्या कार्य किए, और बिंबाजी के मुख्य रूप से बिंबाजी के बाद उनके उत्तराधिकारी किस तरीके से बने, ये पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सी नई जानकारी भी प्राप्त होगी, जो आपने जो है बहुत कम जगह प्राप्त की होगी, या उसकी जानकारी आपको नहीं लगेगी। जैसे कि बिंबाजी के काल में कर व्यवस्था क्या थी, कौन कौन से कर बिंबाजी लगाते थे, इस तरह के क्वेश्चन जो है अपने प्री में भी आते रहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत सी आपको नई जानकारी इसमें प्राप्त होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए हम चालू करते हैं बिंबाजी भोसले का काल। बिंबाजी भोसले का शासन जो है 1757 से लेकर 1787 ईस्वी तक रहा, यानी 1757 से 1787। जैसे कि मैंने बताया था, इनके कार्यकाल के लिए भी जो है इतिहासकारों में मतभेद है। कई इनका कार्यकाल 1758 से प्रारंभ मानते हैं तो कई 1757 से। ठीक है, तो आप 1757 से 87 या 1758 से 87 दोनों ले सकते हैं, क्योंकि इतिहासकारों के मध्य इनके कार्यकाल के विषय में मतभेद है। तो बिंबाजी भोसले के पेपर में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्र मराठा शासक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्र मराठा शासक जो थे वो बिंबाजी भोसले थे। बिंबाजी भोसले जो थे उनकी टोटल 3 रानियां थी, यानी उनकी 3 पत्नियां थी, जिसमें एक पत्नी थी उमाबाई जो कि बड़ी पत्नी थी, उससे जो बीच वाली पत्नी थी वो थी रमाबाई, और सबसे छोटी पत्नी थी वो थी आनंदीबाई। तो जब बिंबाजी भोसले की मृत्यु होती है 1787 में, तो उनकी मृत्यु के समय जो उनकी बड़ी रानी रहती है उमाबाई, वो जो है सती हो जाती है। यानी जैसे ही बिंबाजी भोसले की मृत्यु होती है तो वो उनकी चिता पर उनके साथ जलती है, वो है उमाबाई, जिनके नाम पर सती चौरा भी बनाया गया है। तो उमाबाई जो है वो सती हुई थी और इनको जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम सती भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही बिंबाजी भोसले की मृत्यु होती, रमाबाई जो रहती है वो इस क्षेत्र को छोड़कर वापस अपने मायके चले जाती है, जबकि जो आनंदीबाई रहती है वो छत्तीसगढ़ की शासिका बन जाती है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब बिंबाजी भोसले का कार्यकाल खत्म होगा। बस आपको बेसिक जानकारी रखनी है कि बिंबाजी भोसले की 3 पत्नी थी, उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई। उमाबाई सती होती, रमाबाई जो है अपने मायके चले जाती है, जबकि आनंदीबाई जो रहती है वो छत्तीसगढ़ की बागडोर को संभालती है। अगर हम बात करें बिंबाजी भोसले के काल में किस तरीके से जमींदारों से संबंध था, तो उससे पहले हमको बिंबाजी भोसले की जो है भू राजस्व व्यवस्था या भूमि व्यवस्था को समझना पड़ेगा, तभी हम जमींदारों को समझ पाएंगे। तो बिंबाजी भोसले के कार्यकाल में उनकी जो भूमि व्यवस्था थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। एक थी खालसा भूमि और एक होती थी जमींदारी भूमि। तो खालसा भूमि ऐसी भूमि को बोला जाता था जहां पर मराठों का प्रत्यक्ष रूप से शासन होता था, जहां पर कर लगाना और करों को वसूल करना सीधा सीधा मराठों के हाथ में होता था। यानी यहाँ पर जो है कर भी मराठे लगाते थे, वसूल भी मराठे करते थे। ठीक है, तो खालसा भूमि ऐसी भूमि को बोला जाता था जहां पर मराठे स्वतंत्र रूप से जो है शासन करते थे, कर लगाते थे और करों को वसूल करते थे। एक दूसरे टाइप की भूमि होती थी जिसको बोला जाता था जमींदारी भूमि। ऐसी भूमि जहां का एक व्यक्ति जमींदार रहता था, मराठे यहां भी शासन करते थे, लेकिन यहां पर मुख्य रूप से क्या होता था, मराठे इन क्षेत्रों में
कर लगाते थे, जिसको टकौली बोला जाता था। जमींदार क्या करता था, अपनी जमींदारी से उस कर को वसूल करता था और वो पैसा जो है वो दे देता था मराठों को। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पे मराठों का अप्रत्यक्ष रूप से शासन होता था, एक जमींदारी होती थी, जमींदार के प्रमुख को जमींदार कहा जाता था। मराठे एक कर की राशि फिक्स कर दिए थे कि इस जमींदार से वार्षिक रूप से हमको इतना कर प्राप्त होना चाहिए। उस जमींदार का काम होता था कि वो अपनी जमींदारी से राजस्व को वसूल करे और उस जो कर की राशि निर्धारित किया मराठों ने, उनको वार्षिक रूप से उस कर की राशि को देता रहे। तो यहाँ पर जो है जैसे खालसा क्षेत्र में कर लगाना और कर वसूल करना किसका काम था, मराठों का। लेकिन जमींदारी भूमि में कर लगाना तो किसका काम था, मराठों का। लेकिन उसको वसूल करके मराठों को देने का काम होता था जमींदार का। तो जो जमींदार वार्षिक कर के रूप में जो राशि देता था मराठों को, उसी को बोला जाता था टकौली, या उसी को और दूसरा नाम है उस टकौली का नजराना। तो टकौली के दो नाम है, जो ऐसा कर जो जमींदार द्वारा वार्षिक रूप से मराठों को दिया जाता था, उसको टकौली भी बोलते थे, नजराना भी बोलते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जमींदारी व्यवस्था। क्योंकि अब हमको आगे इसी से कंटिन्यू करना है कि जमींदारों से बिंबाजी भोसले क्या संबंध थे, अब वही टॉपिक है। तो जो हमारे आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर बनते हैं इलियट, 1854 के बाद छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आता है, तो पहले डिप्टी कमिश्नर बनते हैं इलियट। तो वो इस क्षेत्र की यात्रा में आते हैं इलियट, और उनके साथ आते हैं एक ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम रहता है रिचर्ड टेम्पल। तो उनके जो उन्होंने अपने जो प्रशासनिक स्रोत बनाए थे या प्रशासनिक ग्रंथ बना रहे थे वो, तो उसमें उन्होंने बताया था कि बिंबाजी भोसले के समय छत्तीसगढ़ में कुल 52 जमींदारियां थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये स्रोत 52 जमींदारी बिंबाजी भोसले के कार्यकाल में थी, इसकी जानकारी हमको इलियट और जो रिचर्ड टेम्पल की यात्रा वृत्तांत जो प्रशासनिक उन्होंने दस्तावेज बनाए थे उससे मिलते हैं कि बिंबाजी भोसले के समय छत्तीसगढ़ में टोटल 52 जमींदारी थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो बिंबाजी भोसले का जमींदारों से संबंध कैसा था। तो सबसे पहला जमींदारी जो थी वो सरगुजा राज्य की जमींदारी थी। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट ही है कि हम यहाँ पर पूरे 52 जमींदारी नहीं पढ़ने वाले, हम ये वैसी जमींदारियों के बारे में पढ़ेंगे जहां पर बिंबाजी भोसले ने आक्रमण किया था। क्योंकि बिंबाजी भोसले शुरू में क्रूर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन समय के साथ वो जो है उनका स्वभाव नरम होता गया। बिंबाजी भोसले केवल उन जमींदारियों पर आक्रमण किया करते थे जो उनको वार्षिक कर की राशि यानी टकौली को नहीं पटाते थे। तो सबसे पहले जो है 1758 में सरगुजा राज्य में बिंबाजी भोसले ने आक्रमण किया था। उस समय सरगुजा राज्य के जो प्रमुख थे उनका नाम था अजीत सिंह। अब यहाँ पर यह बात बनती कि हम इसको सरगुजा को जमींदारी ना बोल के हम सरगुजा राज्य क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सरगुजा के अंतर्गत जो है ये 4 जमींदारियां आती थी। ठीक है, और ये 4 जमींदारी जो है ये अपना पैसा देते थे सरगुजा राजा को, और सरगुजा राजा जो था वो पैसा पटा देता था बिंबाजी भोसले को। यानी इन उदयपुर, जसपुर और कोरिया चांग बखार जो है ये 4 जमींदारी अपना जो पैसा डायरेक्ट बिंबाजी को नहीं देते थे, ये अपना पैसा सरगुजा राज्य के जो राजा थे उसको देते थे। और ये सरगुजा राज्य का जो राजा था वो टकौली पटा देता था किसको, बिंबाजी भोसले को। अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कई जमींदारी ऐसी थी जिसके जो प्रमुख जमींदार थे उनको बिंबाजी भोसले ने राजा की उपाधि दी थी। इसलिए मैं सरगुजा राज्य के राजा बोल रहा हूं, ना कि जमींदार बोल रहा हूं। आप राजा भी बोल सकते हैं, जमींदार वो आपके ऊपर है। क्योंकि आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे कि किन किन राजाओं को बिंबाजी भोसले ने मतलब किन किन जमींदार को बिंबाजी भोसले ने राजा की उपाधि दी थी, उससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी की बात यह है कि सरगुजा जो राज्य था या सरगुजा जो जमींदारी थी उसके अंतर्गत ही 4 अन्य जमींदारी भी आती थी, उदयपुर, जसपुर, कोरिया और चांग बखार। ये 4 जमींदारी जो है अपने वार्षिक करके पैसा देती थी सरगुजा राजा को, और सरगुजा जो राजा था या जमींदार था वो पैसा इन सब का मिलाकर दे देता था किसको, बिंबाजी भोसले को। ठीक है, तो 1758 में इस सरगुजा जो जमींदारी थी या राज्य था वहां के जो प्रमुख का नाम था वो था अजीत सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर 1758 में सबसे पहले बिंबाजी भोसले ने आक्रमण किया था, और जब अजीत सिंह ने देखा कि उनकी स्थिति कमजोर है, वो बिंबाजी भोसले को हरा नहीं सकते, तो अजीत सिंह ने जो है बिंबाजी भोसले की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसके बाद जो है वो एक वार्षिक का पैसा जो डिसाइड कर दिया गया टकौली के रूप में, वो बिंबाजी भोसले को ये पटाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
3,000 रुपए टकौली या नजराना डिसाइड किया गया कि सरगुजा राज्य जो है वो 3,000 रुपए वार्षिक टकौली देगा। तो ये 3,000 रुपए ये उदयपुर, जसपुर, कोरिया, चांदबकार और सरगुजा ये मिलकर जो है 3,000 रुपए की राशि पटाते थे किसको? बिंबाजी भोसले को। तो याद रखना है कि सरगुजा के अंतर्गत हम उदयपुर, जसपुर, कोरिया और चांदबकार की भी बात करें, अगर मैं सरगुजा राज्य बोल रहा हूं तो उसके अंतर्गत ये सभी भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3,000 रुपए टकौली या नजराना पटाते थे अजीत सिंह किसको? बिंबाजी भोसले को। यहाँ पर आपको याद रखना है कि सरगुजा के राजा अजीत सिंह 1758 में अधीनता स्वीकार कर लिए थे, लेकिन इन्होंने जो है इनकी जो अंतर्गत आने वाली जमींदारी थी चांदबकार, और उसने जो है 1775 में बिंबाजी भोसले का विरोध किया था। इसके बाद जो है बिंबाजी भोसले ने यहाँ पर भी आक्रमण करवा के चांदबकार को के जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको शांत किया था। इसके बाद जो है 1781 में जो सरगुजा के जमींदार थे अजीत सिंह, उन्होंने भी बिंबाजी के ऊपर दोबारा आक्रमण किया था या बिंबाजी का विरोध करना चालू किया था। तो बिंबाजी भोसले के जो यहाँ पर मुख्य रूप से बिंबाजी, कल मैंने आपको बताया था बिंबाजी भोसले की जब सेना आई थी तो उसके साथ कुछ सरदार भी आए थे, जो मराठा सरदार या सेनापति, उसमें से एक व्यक्ति था महिपत राव काशी। तो महिपत राव काशी के नेतृत्व में बिंबाजी भोसले ने यहाँ पर सेना भेजी और उन्होंने दोबारा जो है सरगुजा के जमींदार को हरा दिया था। ठीक है, तो सरगुजा में 1758 में, 1781 में 2 बार विरोध हुआ है। चांदबकार के जमींदार ने 1775 में विरोध किया था। तो टोटल जो सरगुजा राज्य से जमींदारी से जो पैसा वसूल किया जाता था टकौली या नजराना के रूप में, वो थी 3,000 रुपए। क्लियर है। अगला जो जमींदारी है वो हम बोलते हैं कोरबा जमींदारी, जहां के प्रमुख थे फत्ते सिंह। ठीक है, जो यहाँ के जमींदार थे उनका नाम था फत्ते सिंह। तो फत्ते सिंह जो थे, कोरबा जमींदारी के जो जमींदार फत्ते सिंह थे, वो अपने जमींदारी को के क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे। इसलिए वो क्या करते थे, अपने आसपास के जो भी जमींदारी पड़ती थी, जैसे छुरी जमींदारी, उसके बाद चापा जमींदारी, इन जमींदारों पर वो समय समय पर आक्रमण करते रहते थे। बिंबाजी भोसले ने कोरबा जमींदार को मना भी किया कि आप ऐसा मत करो, लेकिन जब बिंबाजी की बात इन्होंने नहीं मानी फत्ते सिंह ने, तो बिंबाजी भोसले ने इन पर नाराज होकर आक्रमण कर दिया और इनकी जो कोरबा जमींदारी थी उनको हड़प लिया और इनके ऊपर जो है यहाँ पर 5,000 रुपए का दंड भी लगाया कि आपको ये 5,000 रुपए हमको दंड स्वरूप देना पड़ेगा। और यहाँ पर कोरबा जमींदारी को जो था बिंबाजी भोसले ने हड़प लिया था। तो छत्तीसगढ़ में जमींदारी हड़पने की एकमात्र घटना जो है वो कोरबा जमींदारी है, यही है जिसको बिंबाजी भोसले ने हड़प लिया था, क्योंकि ये छुरी और चापा के जमींदार पर जबरन आक्रमण करते थे, उनको परेशान कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो कोरबा के जमींदार थे फत्ते सिंह, उन्होंने बिलासपुर में अरपा नदी के किनारे एक किले का भी निर्माण करवाया था, जो अभी ध्वस्त हो चुका है, यानी अब वो नहीं दिखता। ठीक है, तो फत्ते सिंह के द्वारा अरपा नदी के किनारे एक किले का भी निर्माण करवाया गया था। कभी कभार अगर पूछ लिया तो आप बता दीजिएगा। अगला जो है यहाँ पर तीसरी जमींदारी जो है वो है खैरागढ़ की जमींदारी, जहां आगे हम पढ़ेंगे कि खैरागढ़ के राजा को भी जो है आगे चलकर जो है राजा की उपाधि मिली थी, यानी यहाँ के जमींदार को। तो खैरागढ़ की जमींदारी यहाँ के प्रमुख थे खड़ग राय। 1755 की बात हो रही है। खड़ग राय यहाँ के प्रमुख थे। अभी बिंबाजी भोसले का भी शासन चालू नहीं हुआ था, लेकिन रघुजी भोसले का शासन तो चल ही रहा था, नागपुर के राजा थे। तो यहाँ पर खैरागढ़ के जो राजा थे यानी खड़ग राय, वो 1755 में अपने आसपास की जमींदारी लांजी पर हमला करते हैं। तो यहाँ पर लांजी पर हमला करते हैं, तो यहाँ पर उससे जो है रघुजी भोसले का जब काल चल रहा था, बीच में बिंबाजी भोसले 1755 में यहाँ पे नागपुर के शासन में तो स्थापित हो गए थे, क्योंकि बिंबाजी भोसले को छत्तीसगढ़ का क्षेत्र तो मिल गया था, लेकिन वो चांदा के क्षेत्र में अपने भाई मुधो जी के पास थे। तो यहाँ पर वो दीवानों को भेज रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था नीलकंठ को भेजे थे, यानी नीलू पंडित। उसके बाद घोड़ो महादेव को भेजते हैं। तो उस समय ये युद्ध को शांत करा दिया गया और यहाँ पर 1500 रुपए कर के रूप में वसूल किया गया, यानी फिक्स कर दिया गया कि खड़ग राय जो है वो 1500 रुपए की जो है टकौली पटाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है 1755 में फिक्स हो गया था कि खड़ग राय जो है खैरागढ़ की जमींदारी वो बिंबाजी भोसले को 1500 रुपए की टकौली के रूप में प्रदान करेगी। अब यहाँ पर होता है 1759 का समय आता है, छत्तीसगढ़ में बिंबाजी भोसले भी आगे रहते हैं। तो 1759 में जो है 59 में खड़ग राय की हो जाती है मृत्यु और उनके बेटे टिकैत राय जो रहते हैं वो बन जाते हैं खैरागढ़ के जमींदार। अब टिकैत राय जैसे ही खैरागढ़ के जमींदार बनते हैं तो जो सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है
खड़ग राय से टिकैत राय के बीच। तो यहाँ पर जो है इसके उपलक्ष्य में बिंबाजी भोसले क्या करते हैं, इनकी टकौली की राशि को बढ़ा देते हैं और ये टकौली बढ़कर कर देते हैं 8,000 रुपए। यानी जो पहले 1,500 रुपए टकौली थी, अब उसकी राशि बढ़कर हो जाती है 8,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद जो होता है डोंगरगढ़, क्योंकि खैरागढ़ और डोंगरगढ़ आसपास के क्षेत्र हैं, तो डोंगरगढ़ के जमींदार जो रहते हैं वो मराठों का विरोध करने लगते हैं। तब बिंबाजी भोसले मदद मांगते हैं खैरागढ़ के जमींदार टिकैत राय से कि आप इस विद्रोह को शांत करें। तो टिकैत राय क्या करते हैं, राजनांदगांव के जो जमींदार रहते हैं उस समय मोतीराम, उससे मदद मांगते हैं कि हम दोनों मिलकर इस विद्रोह को शांत कर देते हैं। तो डोंगरगढ़ के जमींदार का जो विद्रोह होता है वो शांत कर देते हैं बिंबाजी के काल में टिकैत राय और मोतीराम मिलकर। जिसके बाद जो है टिकैत राय से जो है बिंबाजी भोसले काफी खुश हो जाते हैं और उनको जो मुख्य रूप से यहाँ पर डोंगरगढ़ की जमींदारी रहती है वो भी दे देते हैं, किसको, टिकैत राय को, यानी खैरागढ़ के जमींदार को, और उसको खुश कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस जमींदारी को देने के एवज में उनकी टकौली की राशि को बढ़ा दी जाती है और वो टकौली बढ़कर करा दी जाती है 44,000 रुपए। यानी जहां पहले 1,500 से 8,000 हुआ, वो 8,000 से 44,000 रुपए टकौली हो गया। जब आगे चलकर 1820-21 के बाद जो है यहाँ पर मुख्य रूप से टिकैत राय की मृत्यु हो जाती है, तो मुख्य रूप से टिकैत राय के आखिरी समय में ही क्या करते हैं, जो राजनांदगांव के जमींदार रहते हैं वो टिकैत राय से आखिरी जब उनका समय रहता है तो विरोध करते हैं कि आप अकेले क्यों यहाँ पर डोंगरगढ़ की जमींदारी रखेंगे, क्योंकि हमने भी डोंगरगढ़ की जमींदारी को विद्रोह को शांत करने में हमने आपका साथ दिया था। तो ऐसे में जो है जब उस समय मराठा शासक जो रहते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि जो ये जमींदारी थी वो आपस में बांट दी जाएगी। यानी जो डोंगरगढ़ की जमींदारी का आधा हिस्सा जो है वो खैरागढ़ के राजा को मिलेगा, आधा राजनांदगांव के राजा को यानी जमींदार को दे दिया गया। तो उस समय ये 44,000 रुपए की टकौली की राशि को कम करके 24,000 रुपए कर दिया जाता है। जब वो राजनांदगांव की जो मुख्य रूप से जो डोंगरगढ़ के जमींदारी का हिस्सा था वो दोनों दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्सा चले जाता है खैरागढ़ के राजा के पास और एक हिस्सा चले जाता है राजनांदगांव के राजा के पास। तब इस समय जो है ये टकौली कम करके 24,000 रुपए कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज्यादा टकौली देने वाली जमींदारी जो थी वो खैरागढ़ की ही जमींदारी थी। क्लियर है, 44,000 रुपए दे थी, बाद में कम होकर 24,000 रुपए हो गए, लेकिन बिंबाजी के काल में सर्वाधिक टकौली यही जमींदारी दे रही थी। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं धमदा के गोंड राजा का विद्रोह। तो इस समय जो है धमदा के 1781 में होता है ये। इस समय जो है धमदा के जो मुख्य रूप से जमींदार रहते हैं उनका नाम रहता है रेवाराम। रेवाराम जो रहते हैं वो विरोध करते हैं बिंबाजी के शासनकाल का। लेकिन जब बिंबाजी शासनकाल में ये जो टकौली भी डिसाइड होता है, टकौली भी नहीं पटाते रहते धमदा के राजा, तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से बिंबाजी भोसले नाराज हो जाते हैं और अपनी सेना को लेकर चले जाते हैं धमदा में आक्रमण करने के लिए। धमदा का किला जो था बहुत मजबूत किला था, लेकिन यहाँ पर जो धमदा के जमींदार के अंतर्गत ही जो लोग काम करते थे, कर्मचारी काम करते थे, वो अपने जमींदार का विश्वासघात करते हैं और बिंबाजी भोसले जैसे ही अपनी सेना लेकर आते हैं उनसे संधि कर लेते हैं और जो धमदा का किला रहता है उसका दरवाजा खोल देते हैं और बिंबाजी भोसले की सेना आसानी से धमदा के जो किला रहता है वहां पर अंदर प्रवेश कर जाती है। जब रेवाराम को पता चल जाता है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है और ये बिंबाजी भोसले इनको मार देंगे, तो वो उनसे मरने की अपेक्षा ये सोचते हैं कि मैं खुद उनकी अधीनता स्वीकार तो मैं करूंगा नहीं, तो मैं खुद अपनी जान दे देता हूं। तो रेवाराम अपनी पत्नी के साथ जो है वो जो धमदा किले के पीछे ही जो रहता है एक तालाब स्थित रहता है, वहां पर जाकर जल समाधि ले लेते हैं, यानी तालाब में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। ठीक है, तो जल समाधि लेने की एकमात्र घटना जो है वो ये थी धमदा के गोंड राजाओं के, जिसमें रेवाराम जो है अपनी पत्नी से ही जल समाधि ले लेते हैं बिंबाजी भोसले के जब वहां पर आक्रमण करने जाते हैं। अगला देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है कांकेर जमींदारी। ठीक है, कांकेर जमींदारी जो है यहाँ पर यहाँ के शासक जो जमींदार रहते हैं उनका नाम रहता है धीराज सिंह। ठीक है, तो बिंबाजी भोसले जो थे कांकेर की जमींदारी से किसी भी प्रकार का टकौली नहीं लेते थे, बल्कि उनसे 500 घुड़सवार सैनिक की मदद लेते थे। इसको हम मैप से समझते हैं कि जो बस्तर के राजा था, बस्तर उस समय एक स्वतंत्र जमींदारी थी, ठीक है, या स्वतंत्र राज्य था बोल सकते हैं। तो बस्तर जो है यहाँ पर स्थित धमतरी सिहावा का क्षेत्र, जो कि आता था कांकेर के जमींदार के पास। ठीक है, और कांकेर की जमींदारी किसके अंतर्गत आ रही थी? मराठा शासकों के अंतर्गत आ रही थी।
तो ये बस्तर के जो शासक थे वो हमेशा धमतरी और सिहावा के क्षेत्र को हड़पने की कोशिश करते थे, और बिंबाजी भोसले जो थे यहाँ पर हमेशा आक्रमण करके इसको बचाने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर ये चीजें हमको उनको पता थी कि बस्तर का शासक कभी भी यहाँ पर आक्रमण कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर अगर आक्रमण हो रहा है तो सबसे पहले कहाँ की सेना पहुंचेगी? बिंबाजी भोसले तो रतनपुर में बैठे हैं, तो इनको यहाँ पर धमतरी सिहावा क्षेत्र में मदद पहुंचाने के लिए सबसे पहले किसकी सेना जा सकती थी? कांकेर की, क्योंकि वही यहाँ पर सबसे करीब था। इसी के लिए कांकेर के जमींदार से कोई भी टकोरी नहीं लेते थे। जब भी यहाँ पर धमतरी सिहावा क्षेत्र में बस्तर के राजाओं का आक्रमण होता था तो यहाँ पर कांकेर की जो राजा थे, जमींदार थे, वो 500 घुड़सवार सैनिक की मदद करते थे इस क्षेत्र को बचाने के लिए। इसी के लिए जो है बस्तर, क्योंकि एक स्वतंत्र राज्य था, कभी भी आक्रमण कर सकता था, तो इसलिए धमतरी सिहावा के क्षेत्र को बचाने के लिए बिंबाजी भोसले कांकेर के जमींदार से कोई भी टकोली नहीं लेते थे, उनसे 500 घुड़सवार सैनिक की मदद लेते थे। अब इसके थोड़ा सा हम इतिहास भी जान लेते हैं बस्तर के संबंध में। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब रघुजी भोसले अपने साम्राज्य को बंटवारा करते हैं तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र बिंबाजी भोसले को मिलता है। तो बिंबाजी भोसले दीवान बनाकर नीलू पंडित या नीलकंठ जो रहते हैं उनको भेजते हैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, लेकिन वो अपनी सत्ता स्थापित करने में नाकाम हो जाते हैं। लेकिन नीलू पंडित क्या करते हैं? वो बस्तर के क्षेत्र में आक्रमण करने चले जाते हैं, यानी नीलकंठ जो थे वो उन्हीं का नाम नीलू पंडित है, वही बस्तर के क्षेत्र में आक्रमण करने चले जाते हैं। तो उस समय 1756 के समय बस्तर के जो शासक रहते हैं वो रहते हैं दलपत देव। नीलू पंडित जो है एकाएक दलपत देव पर आक्रमण कर देते हैं। दलपत देव जो रहते हैं ये उस आक्रमण को सह नहीं पाते और हार जाते हैं, लेकिन वो अपनी राजधानी जो है वो बदल देते हैं, बस्तर से जगदलपुर कर लेते हैं। लेकिन अचानक फिर दलपत देव अपनी सेना इकट्ठा करते हैं और वो दोबारा नीलू पंडित पर आक्रमण कर देते हैं। नीलू पंडित इतना घबरा जाते हैं कि जो बंजारे आते थे सामान लेकर, वो उनके जो बोरे में छुपकर वहां से भाग जाते हैं नीलू पंडित, ठीक है, और अपनी जान बचाने के लिए जयपुर के शासक के पास चला जाता है। फिर वहां पर अपनी नीलू पंडित फिर सेना इकट्ठी करता है और वापस यहाँ पर दलपत देव पर आक्रमण करता है। दलपत देव लेकिन उसको पता रहता है, क्योंकि वो इस क्षेत्र की ज्योग्राफी को नहीं जानता रहता कि कहाँ पहाड़ी क्षेत्र था, जंगली क्षेत्र था। तो नीलू पंडित इस बार आक्रमण करता है तो अपनी सत्ता नहीं स्थापित करता, यहाँ का सामान लूट कर वापस ले जाता है, ठीक है। फिर दलपत देव के बाद जो है यहाँ पर उनके बेटे आते हैं अजमेर सिंह, अजमेर सिंह के बाद दरिया देव। तो दरिया देव जो रहते हैं वो मराठों से संधि कर लेते हैं अजमेर सिंह को हराने के लिए, जिसके बाद जो है बस्तर आ जाता है मराठों के अधीन, जिसके अंतर्गत कोटपाड़ संधि होती है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बेसिक है कि नीलू पंडित ने जो है यानी मराठा जो बिंबाजी भोसले के दीवान बनकर आए थे, नीलकंठ यानी नीलू पंडित, उन्होंने जो है बस्तर में दलपत देव के ऊपर 1756 में आक्रमण किया था। बस आपको ये याद रखना है, बाकी डिटेल जो है हम जब काकती वंश पढ़ेंगे तब ये आएगा ही। अगला जो देखते हैं यहाँ पर जो है संबलपुर भी एक जमींदारी थी। संबलपुर एक एक्चुअल में एक राज्य था जिसके अंतर्गत टोटल 16 जमींदारी पड़ती थी। तो ये भी जो है बिंबाजी भोसले के अधीन ही थी। ये यहाँ से जो है बिंबाजी भोसले 16,000 रुपए टकौली प्राप्त करते थे केवल संबलपुर के क्षेत्र से, ठीक है। यानी जो संबलपुर के अंतर्गत 16 जमींदारी, उससे बिंबाजी भोसले 16,000 रुपए का टकौली वसूल करते थे। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि बिंबाजी भोसले के अधीन ही संबलपुर का जमींदार आ रहा था। ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कभी पेपर में आ जाए। उस समय बंगाल के आपको पता है गवर्नर जनरल कौन थे? वहां के आप मुख्य रूप से रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या किए थे? उनको संबलपुर पर एक सोने की खान जो थी उसको पट्टे में लेना था, क्योंकि जो संबलपुर जमींदारी थी बिंबाजी के अधीन आ रही थी। तो उन्होंने जो है इस संबलपुर की जो सोना खान थी उनको पट्टे पर लेने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी को जो है बिंबाजी के पास भेजा था। उसका नाम था मोटे, ठीक है, MOTE, तो मोटे उच्चारण है। कहीं कहीं पे मोती नाम भी लिखा हुआ मिलता है। तो जो संबलपुर के जमींदारी में जो सोने की खान थी उसको पट्टे में लेने के लिए मोटे नाम का अधिकारी जो है वो इस क्षेत्र में आया था कि वो बिंबाजी से जो है कि वो पट्टे में उस सोने की खान को ले सके। तो आपको याद रखना है कि ये मोटे नाम का अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने भेजा था संबलपुर में सोने की खान को पट्टे में लेने के लिए बिंबाजी भोसले के पास से आए थे। क्लियर है?
अगला जो है एक और इम्पोर्टेंट जमींदारी है नरा, जो कि उस समय रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। ये नरा जो जमींदारी है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सबसे कम टकौली वसूल किया जाता था। उसका रेट था 50 रुपए, यानी सबसे कम टकौली देने का काम था नरा का, यानी नजराना सबसे कम नरा से होता था और सबसे ज्यादा नजराने या टकौली खैरागढ़ से ली जा रही थी। ठीक है, यहां पर जो है आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं कि जब 1787 में बिंबाजी भोसले की मृत्यु होती है तो वो मृत्यु भी उनकी नरा जमींदारी में होती है, यानी उनकी जो मृत्यु हो रही है वो नरा जमींदारी में ही होती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं कि बिंबाजी भोसले ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से जमींदारों को जो है राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो ऐसे कौन कौन से जमींदार थे जिनको राजा की उपाधि दी गई थी, अब हम वो देख लेते हैं। तो पहले थे सरगुजा के जमींदार अजीत सिंह, जिनको बिंबाजी भोसले ने राजा की उपाधि दी थी। सेकंड थे सारंगगढ़ के जमींदार, जिनका नाम था कल्याण सहाय। ठीक है, कल्याण सहाय सहाय है, कल्याण सहाय जिनको राजा की उपाधि मिली थी। कवर्धा के जमींदार महाबली सिंह, उनको राजा की उपाधि दी थी। राजनांदगांव के जमींदार मोतीराम, उनको राजा की उपाधि दी थी। खैरागढ़ के जमींदार टिकैत राय को राजा की उपाधि दी थी। छुई खदान के जमींदार तुलसीदास को जो है राजा की उपाधि दी थी। और रायगढ़ के जमींदार दरियाव सिंह को भी राजा की उपाधि दी थी। तो टोटल अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 जमींदार ऐसे थे जिनको राजा की उपाधि दी थी बिंबाजी भोसले ने। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कवर हो रहा है कि बिंबाजी भोसले के काल में जमींदारों से उनके संबंध कैसे थे। हमने देख लिया खैरागढ़ और नरा सबसे ज्यादा और सबसे कम टकौली देने वाला। अब हम ये देखेंगे कि बिंबाजी भोसले के काल में क्या क्या कर लगते थे और बिंबाजी भोसले के काल में कि उनकी स्थापत्य के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए, वो पार्ट हम कवर कर रहे हैं। आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम रब करके इसको आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि बिंबाजी भोसले के काल में प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में उन्होंने कौन कौन से कर लगाए थे। हमने टकौली तो देख लिया कि जमींदारों से वसूल कर रहे थे, लेकिन बिंबाजी भोसले के काल में कुछ और अन्य कर भी लगे थे जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। जो छत्तीसगढ़ के दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक रहेंगे, जब 1818 से 1830 का काल चलेगा ब्रिटिश अधीक्षक वाला, तो उस समय जो हमारे सेकंड ब्रिटिश अधीक्षक थे मेजर एगन्यू, उनके जो है प्रशासनिक प्रतिवेदन से हमको ये जानकारी मिलती है कि बिंबाजी भोसले के काल में जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में 17 कर लगते थे, यानी 17 प्रकार के कर लगते थे। ठीक है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कर को जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से हम सबसे पहले कर देखते हैं जो एगन्यू की रिपोर्ट के आधार पर हमको पता चलता है कि बिंबाजी भोसले ने लगाया था। सबसे पहला कर है कलाली। कलाली जो है वो मदिरा व नशीली वस्तुओं पर जो है मुख्य रूप से उसकी बिक्री पर कर लगता था, उसको कलाली बोलते थे। मदिरा व नशीली वस्तुओं के बिक्री पर जो कर लगता था वो था कलाली। सेकंड नंबर का कर है गुनाहगिरी। गुनाहगिरी जो है जुर्माने की रकम रहती थी मुख्य रूप से कि अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ मुख्य रूप से अपराध करता है, गुनाह करता है, तो उसके ऊपर जो है ये कर लगाया जाता था, जिसको बोला जाता था गुनाहगिरी। तो गुनाहगिरी जो है जुर्माना लगाया जाता था जो गुनाह करता था उसके ऊपर। तीसरा नंबर का कर है वो है चुनरी पहराव। चुनरी पहराव जो कर है ये मुख्य रूप से विधवा महिलाओं से कर लिया जाता था। ऐसी विधवा महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई है, उसके बाद वो विधवा हो रही है और उसके बाद वो फिर से विवाह कर रही है, तो ऐसी विधवा जो पुनः विवाह कर रही थी उसके ऊपर जो कर लगता था उसको बोलते थे चुनरी पहराव। फोर्थ नंबर का कर है जिसको बोला जाता था गुधावनी। गुधावनी जो है वो विधवा महिला द्वारा अपने देवर से शादी करने पर कर, यानी अगर किसी महिला का पति खत्म हो गया तो वो विधवा हो गई, विधवा होने के बाद अगर वो अपने देवर से ही विवाह कर लेती है दोबारा, तो उसको उस कर को बोलते थे गुधावनी। यानी देवर से अगर कोई विधवा महिला विवाह कर रही है तो उस विधवा महिला को जो कर देना पड़ता था उसको बोलते थे गुधावनी। फिफ्थ नंबर का कर है साहुन कर। साहुन कर क्या था? विधवा महिला द्वारा अपने मायके लौटने पर, अगर मान लीजिए किसी महिला का पति मर जा रहा है और विधवा हो रही है, तो विधवा होने के बाद अगर वो अपने मायके लौट जाती थी ससुराल को छोड़कर, तो उस महिला के ऊपर भी कर लगता था, उसको बोलते थे साहुन कर। अगला जो है वो कर का नाम है पागतू।
पागतु कर जो है विवाह संबंध विच्छेद कर दूसरा विवाह, यानी अगर कोई महिला जो है वो अपने विवाह संबंध को विच्छेद कर देती, यानी तलाक टाइप का कुछ प्रोसेस हो जाता है, वो अपने पति को छोड़कर किसी और से विवाह कर लेती विवाह विच्छेद के बाद, तो उस पर यह कर लगता था पागतु। यानी किसी भी महिला के विवाह विच्छेद कर, यानी अपने पुराने विवाह को तोड़कर कोई नया विवाह करने जाती थी वो, तो उसको उसके ऊपर जो कर लगता था वो था पागतु। अगला जो कर है वो है गायर। गायर कर जो है वारिस ना होने पर जमीन हड़पना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र को छोड़कर कहीं बाहर भाग जाता था, या किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो रही है और उसका कोई वारिस नहीं है, तो ऐसे में जो उस व्यक्ति की जो भी जमीन थी उसको हड़प लिया जाता था, वही होता था गायर। एक्चुअल में कर कोई नहीं था, लेकिन उसकी जमीन को हड़प लिया जा रहा है, इसलिए उसको गायर नाम का एक कर बोल रहे हैं। अगला जो है वो है ममदोना। ममदोना कर जो है वो वर वधु से जब कभी भी विवाह होता था तो विवाह के ऊपर भी कर लगाया जाता था, नॉर्मल विवाह के ऊपर भी उसी कर को ममदोना बोलते थे। ठीक है, जो वर वधु से वसूल किया जाता था जिनका विवाह हो रहा है। अगला जो कर है वो है भात खवाई। भात खवाई ऐसा कर है जिनके परिवार या जात के व्यक्ति कमाने लायक नहीं। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के परिवार का मतलब कोई सदस्य कमाने लायक नहीं है या कमा नहीं रहा है, घर में बैठा हुआ है, तो उस परिवार का जो भी सदस्य कमा रहा है उससे वो कर वसूल किया जाता था, जो उस व्यक्ति के कमाने पर वो ला सकता था। यानी अगर मान लीजिए परिवार में 3 सदस्य जो है एडल्ट हैं और उनके द्वारा जो है काम में केवल 2 लोग जा रहे हैं, तीसरा व्यक्ति काम में नहीं जा रहा है, तो तीसरा जो बाकी 2 है वो तो कर दे ही रहे हैं अपना, लेकिन तीसरा व्यक्ति भी तो काम करने लायक और वो काम में नहीं जा रहा है, तो तीसरे व्यक्ति का भी जो कर की राशि वसूल की जा सकती थी उससे वो दोनों जो कमा रहे हैं उससे वसूल कर लेते थे वो। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि किसी भी जात का व्यक्ति जो कमा नहीं रहा है और उस जात के कोई अन्य व्यक्ति जो कमा रहे, तो जो व्यक्ति उस जात का कमा नहीं रहा है उसके कर की राशि वसूल उस जात के अन्य व्यक्तियों से कर ली जाती थी जो कमा रहे हैं। तो परिवार या जात का कोई व्यक्ति कमाने लायक नहीं है या कमा नहीं रहा है तो उसके लिए भात खवाई कर लिया जाता था जो कमा रहा है उससे। अगला कर है कोसाबारी। कोसाबारी जो है खेतों के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए। जब खेतों में कई सारे कीटाणु होते हैं तो उन कीटाणुओं के कारण जो हमारी फसल नष्ट हो जाती थी, तो उन फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए कीटाणुओं को मारना पड़ता था, जो कि मुख्य मराठों का काम था। तो मराठों के द्वारा अगर किसी खेत के कीटाणुओं को मारा जाता था तो उस व्यक्ति से जिसका खेत है उससे जो कर वसूल किया जाता था उसको बोलते थे कोसाबारी। अगला जो है वो है अमराई। अगर कोई व्यक्ति आम व नींबू की फसल लगाता है तो उससे जो कर लिया जाता था उसका नाम था अमराई। आखिरी कर है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, नूस कर। नूस कर ऐसे व्यक्ति से वसूल किया जाता था जो तंबाकू को उत्पादन करता था और तंबाकू को बेचता था। ठीक है, तो नूस कर जो तंबाकू के उत्पादन करने वाले और बेचने वाले व्यक्ति से नूस कर नाम का कर वसूल किया जाता था। ये सभी डिटेल जो है हमको एगन्यू के मुख्य रूप से प्रशासनिक प्रतिवेदन से मिलती है, जो उन्होंने ब्रिटिश अधीक्षक रहते हुए लिखा था। अगला हम देखते हैं यहाँ पर बिंबाजी भोसले के काल की स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं कि बिंबाजी भोसले ने किन किन मंदिरों का निर्माण कराया, वो सब पार्ट अब हम कवर कर रहे हैं। तो बिंबाजी भोसले ने सबसे पहले, अगर आपको कल के वीडियो में याद होगा, हमने बताया था कि जब भास्कर पंत थे वो रतनपुर के किले में प्रवेश करने के लिए एक दरवाजे को बम से उड़ाते हैं जिसका नाम था सेमर दरवाजा। क्योंकि वो बम से उड़ गया था, टूट गया था, तो बिंबाजी भोसले ने उस सेमर दरवाजे का पुनर्निर्माण करवाया जो कि रतनपुर के किले में था। सेकंड जो है, बिंबाजी भोसले जो है छत्तीसगढ़ के शासक बनते ही रतनपुर में महामाया मंदिर जो है वहां के जो पुजारी थे जिनका नाम था पंचकौड़, उनको जो है वार्षिक रूप से अनुदान देना चालू किया। यानी एक रकम फिक्स कर दी कि हर साल उस पुजारी को इतना पैसा हम अपने अनुदान के रूप में देंगे, यानी उनकी सहायता करेंगे। तो उसके लिए बिंबाजी भोसले ने महामाया मंदिर के पुजारी पंचकौड़ को वार्षिक अनुदान देने की घोषणा कर दी। अगला जो है, बिंबाजी भोसले के द्वारा राम टेकरी, रतनपुर की एक पहाड़ी है उसके ऊपर राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे राम पंचायतन मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में राम, सीता, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की काले रंग की ग्रेनाइट की मूर्तियां वहां पर स्थापित है और राम जी की मूर्ति के अंगूठे से जो है पानी की जलधारा भी निकल रही है। तो राम टेकरी मंदिर जो है पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में भी एक राम टेकरी मंदिर है, उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी शैली में, पंचायतन शैली में जो है ये मंदिर भी बना हुआ है, जो कि महाराष्ट्र के राम टेकरी मंदिर के समान ही है। तो बिंबाजी भोसले के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया जहां पर राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सीता जी की काले रंग की मूर्ति है। ठीक है, इसी मंदिर के जस्ट सामने जो है, जब बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो वाइफ रहती है आनंदी बाई,
आनंदी बाई के द्वारा इसी मंदिर के सामने एक और मंदिर बनवाया जाता है जिसे बिंबा जी के मंदिर के नाम से जानते हैं। और उस मंदिर में एक बिंबा जी के काले ग्रेनाइट की मूर्ति बनाते हैं। उसमें बिंबा जी भोसले जो है हाथ जोड़े मुद्रा में है, यानी उस ऐसा बताया गया कि वो राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं बिंबा जी भोसले। उसी के परिप्रेक्ष्य में बिंबा जी की हाथ जोड़े हुए मूर्ति राम टेकरी मंदिर के जस्ट सामने एक मंदिर बनवा के आनंदी बाई ने रखवाई थी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है बिंबा जी का मंदिर जो है वो आनंदी बाई ने बनवाया है, जबकि राम टेकरी मंदिर जो है वो बिंबा जी भोसले ने बनवाया था। ठीक है, अगला जो है एक चीज और, राम टेकरी मंदिर के जो है एक पहाड़ी के ऊपर है। उस पहाड़ी के नीचे दो तालाब पड़ते हैं, एक बड़ा तालाब और एक छोटा तालाब है। जो बड़ा तालाब है उसका नाम है बिकमा तालाब। ठीक है, बिकमा तालाब जो कि बिंबा जी भोसले के द्वारा बनवाया गया था। और एक छोटा तालाब पड़ता है जिसका नाम है रानी तालाब, जिसको आनंदी बाई ने बनवाया था। ठीक है, तो राम टेकरी पहाड़ी के नीचे ही जो है दो तालाब हैं थोड़ी दूर में। एक बड़ा तालाब है जिसको हम बिकमा तालाब बोलते हैं, बिंबा जी भोसले के द्वारा बनाया गया। और रानी तालाब जो है वो आनंदी बाई के द्वारा बनाया गया, जो कि छोटा तालाब है। अगला देखते हैं यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो है रतनपुर, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, रतनपुर किले में प्रवेश करने के लिए कई दरवाजे थे। एक सेमर दरवाजा, तो एक और दरवाजा था जिसका नाम था गणेश दरवाजा। तो रतनपुर किले के गणेश दरवाजे के पास जो है लक्ष्मी नारायण का मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह जो है लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो है ये मुख्य रूप से आनंदी बाई के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो है वो आनंदी बाई ने बनवाया है, जो कि रतनपुर किले के गणेश दरवाजे के पास स्थित है। अगला जो देखते हैं, बिंबा जी भोसले ने जो है राजिम के राजीव लोचन मंदिर के लिए गांव दान दिए थे। यानी राजिम का राजीव लोचन मंदिर में जो भी वहां पे प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उस राजीव लोचन मंदिर में भी कुछ खर्चे आते हैं। तो उस खर्चे को चलाने के लिए बिंबा जी भोसले ने क्या किया, एक गांव को दान दे दिया, इस मंदिर को ही। यानी इस मंदिर के जो भी रख रखाव होगा, उसका जो भी खर्चा आएगा, उस गांव से जो है जैसे हर गांव से जो है कुछ लगान वसूल किया जाता था। तो यहाँ पे गांव दान दे दिए कि इस गांव से जितना भी लगान आएगा वो इस मंदिर को ही चढ़ा दिया जाएगा। यानी इस मंदिर के रख रखाव के लिए, राजीव लोचन मंदिर के रख रखाव के लिए गांव को बिंबा जी भोसले ने दान दे दिया था। और वहां से जो भी राशि वसूल होती थी लगान के रूप में, इस मंदिर के मुख्य रूप से रख रखाव में खर्च होता था। इसके अलावा जो है बिंबा जी भोसले ने दूधाधारी मठ के लिए भी दान पत्र जारी किए थे। कई बुक में आपने देखा होगा जो अधिकतर लिख कर ये दे देते हैं कि दूधाधारी मठ जो है वो बिंबा जी भोसले के काल में बना है, लेकिन दूधाधारी मठ तो जो रायपुर के कलचुरी वंश के शासक जैत सिंह के समय ही बन गया था। तो वो गलत है। बिंबा जी भोसले ने जो सिर्फ है, बिंबा जी भोसले सिर्फ गांव दान दिए थे दूधाधारी मठ के रख रखाव के लिए। जैसे यहाँ पर राजीव लोचन मंदिर के रख रखाव के लिए दे रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर दूधाधारी मठ के लिए भी रख रखाव के लिए उन्होंने दान पत्र जारी किए थे और गांव दान दिए थे कि वहां से जो पैसा आएगा उससे दूधाधारी मठ का रख रखाव होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर कोई भी उन्होंने दूधाधारी मठ का निर्माण करवाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है, उसके रख रखाव में उनकी जरूर भूमिका है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका स्रोत भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आप जो है ठाकुर प्यारेलाल की बुक जो है प्राचीन छत्तीसगढ़, वहां से भी पढ़ सकते हैं। दक्षिण कौशल के कलचुरी, वहां से भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर दूधाधारी मठ जो है वो बिंबा जी भोसले ने नहीं बनाए हैं, उनके लिए दान पत्र जारी किए उन्होंने। अगला जो है खंडोबा मंदिर जो है वो भी बिंबा जी के काल में ही माना जा रहा है मुख्य रूप से, क्योंकि खंडोबा मंदिर जो है बिंबा जी की जब मृत्यु होती है तो उनकी पत्नी जो है आनंदी बाई, उनके द्वारा जो है ये मुख्य रूप से खंडोबा मंदिर का निर्माण कराया जाता है। बिंबा जी भोसले जो है उनकी ख्वाहिश थी, क्योंकि उनका वो एक निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उनकी ख्वाहिश थी कि जीवित जब थे उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो अपने भाई मुदो जी भोसले, जो हमने कल पढ़ा था कि रघु जी भोसले के 4 बेटे रहते हैं, उसमें से जो मुदो जी भोसले और बिंबा जी रहते हैं वो भाई रहते हैं आपस में। तो जो मुदो जी भोसले का बेटा होता है चिमन जी भोसले, तो बिंबा जी भोसले की ख्वाहिश रहती है कि वो चिमन जी भोसले को गोद ले। तो इसी के लिए जब बिंबा जी की मृत्यु होती है तो आनंदी बाई जो रहती है वो चिमन जी भोसले को गोद लेती है और जो है उनको छत्तीसगढ़ का आगे चलकर शासक बनवाती है। लेकिन यहाँ पर उनको प्रसन्न करने के लिए आनंदी बाई क्या करती है, चिमन जी भोसले का राशि नाम रहता है खांडो जी, तो खांडो जी के नाम पर ही उनके द्वारा एक मंदिर बनवाया जाता है जिसको बोलते हैं खंडोबा मंदिर। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर शिव भवानी की जो है अश्वारोही प्रतिमा है।
यानी शिव और भवानी की अश्वारोही मुद्रा में प्रतिमा है जिसमें वो घोड़े में बैठे हुए हैं। तो ये मंदिर जो है किसके नाम पर, चिमणजी भोसले जो कि मुदोजी भोसले के भाई थे, मुदोजी भोसले के बेटे थे और बिंबाजी भोसले के भतीजे थे, उनके द्वारा जो है आनंदीबाई द्वारा इनको ही समर्पित किया गया मंदिर। खांडोजी के नाम पर खंडोबा मंदिर नाम रखा गया। क्लियर है। तो चिमणजी भोसले कौन थे, बिंबाजी भोसले के भतीजे थे। ठीक है, जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ के शासक बनते जो कि बिंबाजी की ख्वाहिश रहती है। और इसके अलावा रतनपुर में मस्जिद का निर्माण भी बिंबाजी भोसले के द्वारा कराया गया। यानी बिंबाजी भोसले ने रतनपुर में मस्जिद भी बनाया। यानी बिंबाजी भोसले एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, हिंदू और मुस्लिम सभी के लिए जो समान रूप से यहाँ पे मंदिर और मस्जिदों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो जाती है 1787 में और उनका कार्यकाल यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में बिंबाजी भोसले के बाद उनका उत्तराधिकारी बनती आनंदीबाई और आनंदीबाई के बाद बनते चिमणजी। वो सब हम अगली क्लास में कवर करेंगे कि किस तरीके से आनंदीबाई यहाँ पे शासिका बनती है, उन्होंने चिमणजी भोसले को कैसे नाम मात्र का शासक बना के रखा और आगे चलकर वेंकोजी भोसले उनको आनंदीबाई को कैसे नाम मात्र का शासक बनवा देते हैं। ये सब पार्ट हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो मुख्य रूप से आज हमने बिंबाजी भोसले के काल में जितने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें थी, कुछ नई चीजें वो भी हमने कवर किए। जो आगे का पार्ट रहेगा वो पूरा तरीके से पेड वीडियो रहेगा, जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसी को वो पार्ट मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसके आगे के पार्ट को भी आप जारी रखें इस वीडियो सीरीज को, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर आपको उसको लिंक मिलेगा, तो आप डेली उस बेसिस में अपनी क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।